हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और अभ्यास बैच के हमारे इंडियन करंट अफेयर्स के इस तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां हम आज के टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, भारतीय समसामयिकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं और उसमें बहुत व्यापक तरीके से उन क्वेश्चंस को किया गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। ये पूछना चाह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है कि राष्ट्रीय खेलों को आधिकारिक शुभंकर जो था वो सावज है। तो बिल्कुल सही बात है, सावज एक शेर का नाम दिया गया है जो गुजरात में पाया जाता है, तो सावज को जो है शुभंकर बनाया गया था आपके राष्ट्रीय खेलों का। दूसरा अगर देखें तो इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया जिसमें 36 खेलों में खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो 36 अलग अलग प्रकार के खेल थे और गुजरात के 6 शहर कौन कौन से, एक तो हो गया आपका अहमदाबाद, दूसरा हो गया गांधीनगर, सूरत, राजकोट, भावनगर और आपका वडोदरा। तो इन 6 शहरों में जो है आपके राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, गुजरात के 6 शहरों में, और इसमें कुल 36 प्रकार के खेल थे। अगर देखा जाए इस आयोजन में सर्वाधिक मेडल सर्विसेज ने जीता। तो बिल्कुल सही है, सर्विसेज मतलब हमारे अलग अलग जो आर्मी के विंग्स हैं, थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उसके जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उसको सर्विसेज बोला जाता है। और सर्विसेज जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा है सर्विसेज आपका। दूसरे रैंक पे रहेगा आपका, सेकंड जो रहा है वो है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे जो रहा है वो है आपका हरियाणा, तीसरे नंबर पे हरियाणा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 2026 में गोवा में किया जाएगा। तो ये तो सही है कि इसका जो अगला वर्जन है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल वो गोवा में आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये 2026 में नहीं करके 2023 में इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन 4 था ये आपका गलत था। क्लियर? अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ जो है इसमें 22वें रैंक पे रहा है। ओवरऑल अगर रैंकिंग देखी जाए तो 22वें रैंक पे रहा और टोटल 13 मेडल्स छत्तीसगढ़ ने जीते। 13 मेडल्स में आप देखोगे तो 6 जो है वो कांस्य पदक थे और आपके 5 जो है वो सिल्वर थे, ठीक, मतलब कि रजत पदक, और 2 मेडल जो रहा है वो गोल्ड रहा है। ठीक, तो 2 मेडल गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 जो है आपके कांस्य, टोटल 13 मेडल। और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग इसमें रही जो है वो सीजी, माफ कीजिए 22 रैंक। तो ये 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में गलत कथन हम देखें तो ये डी नंबर है, क्योंकि गोवा में अगले साल जो आयोजन होगा वो 2023 में होगा, ना कि 2026 में। तो ये आपका पहला सवाल था। दूसरे सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज, दिवस से संबंधित सवाल व्यापम या पीएससी या किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो वायु सेना दिवस हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी बहाने हम देखते हैं अक्टूबर के और जो डेट दिए हुए उसमें कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिवस को हम सबको पता है, महात्मा गांधी जी की जयंती है तो उस दिन जो है आपका अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब कि नॉन वायलेंस डे। 5 अक्टूबर को आप देखोगे तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आप सबको पता है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो वो भी डॉल्फिन है। और कहाँ पाई जाती है, तो ये गंगा नदी में पाई जाती है। 11 अक्टूबर को आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं साल भर के, उसको जरूर आप एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें। तो फिलहाल हम देख रहे थे भारतीय वायु सेना दिवस, तो वो जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि एनी एर्नॉक्स, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, वो किस देश की निवासी है। तो एनी एर्नॉक्स, जिन्हें लिटरेचर यानी साहित्य के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022, वो आपकी फ्रांस की निवासी हैं। ठीक है, इसी बहाने बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार और किसको किसको मिला है। स्वीडन से किसको मिला है अगर पूछा जाए तो वो जो है आपके स्वांते पावे जी को मिला है। और इन्हें किस चीज के लिए मिला है, तो इन्हें जो है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है। ठीक है, बेलारूस से किसी को मिला है क्या, तो बिल्कुल मिला है, एलियास बेलियात्स्की। ठीक,
इन्हें जो है इलियास बेलियातिस्की को दो और संगठन के साथ, एक तो आपका मेमोरियल और दूसरा हो गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो इसके साथ में जो है आपके शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है। अमेरिका से बिल्कुल 3 लोगों को मिला है, और किसके लिए, तो आपके इकोनॉमी के लिए दिया गया है। कौन है वो 3 लोग अगर देखा जाए तो 3 लोगों का नाम है आपका एलियन एस्पेक्ट, ठीक, दूसरा है एंटोन जेलिंगर, ठीक, और तीसरा है आपके जॉन क्लॉजर। तो किस किस फील्ड में दिया गया है ये हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया हुआ है, ट्रिक के साथ कवर किया हुआ है, तो वहां पर से आप जा करके देख सकते हैं कि इन सबको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है। वहां हमने आपका केमिस्ट्री और जो भी फिजिक्स है, ठीक, केमिस्ट्री और फिजिक्स, माफ कीजिए ये जो मैंने तीनों नाम बताए ये फिजिक्स के ही लॉरिएट्स हैं, ठीक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी फील्ड में किसको किसको दिया गया है पूरे डिटेल में डला हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डलवा दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो ये फ्रांस की निवासी थी, इसका आंसर हो गया आपका फ्रांस। और किन्हें मिला है तो एनी एर्नॉक्स। सभी नामों को याद रखें, नोबेल प्राइज से जरूर सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि स्वदेशी रूप से विकसित बहुभूमिका वाले, मतलब कि मल्टीपर्पज हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसे औपचारिक रूप से हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, निम्न में से कौन है। मतलब कि इंडिजीनियसली मेड है, स्वदेशी रूप से मेड है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, पहली बार भारत ने बनाया है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा और इसका नाम है आपका प्रचंड। प्रचंड को बनाने वाली जो कंपनी है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो आपके बेंगलुरु में स्थित है, ठीक, बेंगलोर में स्थित है। और इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, प्रचंड अपने आप में विश्व का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की तक की ऊंचाई में बहुत सारा आपका राशन और बहुत हैवी इक्विपमेंट्स लेकर के उड़ान भरने में भी सक्षम है और उतरने में भी सक्षम है। ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों महसूस की गई, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की पहली बार जरूरत जो है कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई, जब ऊंचाइयों पे हमारे सेना के जवानों को और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर के जाने की जरूरत थी। तो इस वजह से तब से ही चर्चा में था कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमें चाहिए, और फाइनली भारत ने स्वदेशी रूप से उसे बना लिया है और उसका नाम है प्रचंड। इसके अलावा आप चेतक और चीता को देखोगे तो ये भी भारतीय सेना के ही हेलीकॉप्टर्स हैं और इसे तीनों विंग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप देखोगे कि इसे अब डेथ कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में होते रहते हैं। इसके अलावा चिनूक को देखोगे तो चिनूक जो है वो हमने अमेरिका से लिया था 2 साल पहले ही, और ये हैवी ज्यादातर सामान लेकर के बहुत लंबे दूरी तक ट्रैवल करने के लिए जाना जाता है। अमेरिकन आर्मी के पास पहले हुआ करता था, अब जो है ये भारत के पास भी है। टोटल हमने 15 चिनूक जो है अमेरिका से लिए थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका प्रचंड हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया, यह कहां स्थित है। तो महाकाल लोक जो है वो आपका स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, इस कॉरिडोर का, महाकाल लोक। महाकाल लोक क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पे शिव भगवान से संबंधित उनके सभी पौराणिक कथाओं को आप एक ही स्थान पर देख पाएंगे। इसी बहाने अगर उज्जैन से संबंधित कुछ आप फैक्ट जानना चाहें तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं आपके ज्योतिर्लिंग, उससे उनमें से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा उज्जैन एक ऐसा स्थान भी है जहां पे आपका कुंभ का मेला लगता है, ठीक, कुंभ का मेला लगता है। तो टोटल 4 जगह पे लगता है, एक तो आपका नासिक है और दूसरा आपका प्रयाग, एक है आपका हरिद्वार और चौथा स्थान जो है वो है उज्जैन। तो कुंभ का मेला लगता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिप्रा नदी के किनारे है और यहीं पे जो है आपका महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है। तो इसे भी बिल्कुल याद रखें, करंट का टॉपिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के बीच में नौसेनाओं के बीच में हाल ही में एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास किया गया था और इसका नाम पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जो नाम है वो है आपका इप्समर या फिर इप्स
समर बोल सकते हो आप, इप समर 7। इसको डिकोड करना कैसा है, आई से इंडिया हो गया, बी से ब्राजील, ए से आपका साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आसान है। अक्सर आप पाएंगे कि जितने भी संयुक्त अभ्यास होते हैं उसमें बहुत सारे अभ्यासों के नाम जो है दोनों देशों के इनिशियल्स को लेकर के बनाया जाता है। तो इप समर आपसे पूछता है तो इन चारों वर्ड से आप इन चारों कंट्री के नाम को बता सकते हैं, और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके पहले के 2 वीडियो में भी हमने बहुत सारे संयुक्त अभ्यासों को कवर किया है, यहां से भी अक्सर सवाल बनते रहते हैं, तो इसको आप जरूर एक बार देख करके जाएं। कोंकण शक्ति एक ऐसा अभ्यास है जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में आयोजित किया जाता है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में और कौन सा सैनिक अभ्यास किया जाता है, तो एक है आपका इंद्र धनुष और दूसरा है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, ठीक। तो ये सारे नाम भी आप लोग याद रखें। सिम्बेक्स को अगर आप देखना चाहोगे तो ये है आपका सिंगापुर के साथ में, सिंगापुर प्लस इंडिया, ठीक है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये भी नौसैनिक अभ्यास है, ठीक। जायरे अल बहर ये भी 2022 में आयोजित किया गया, और ये कौन से देश के साथ में था, तो आपका इंडिया और कतर। कतर को हमको और क्यों याद रखना है, क्योंकि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही आयोजित किया जा रहा है। जायरे अल बहर, जायरे अल बहर, और आपका सिम्बेक्स कोंकण शक्ति और इब समर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए इब समर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि देश में 5G इंटरनेट सेवा किस तिथि से शुरू की गई। तो हम सबको पता है बिल्कुल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, और 5G इंटरनेट सेवा हमारे देश में जो है 1 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया है, 1 अक्टूबर 2022। और भी बाकी जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए, तो बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को अगर आप देखोगे तो इसी दिन भारत में जो है आपके प्लास्टिक पर जो है बैन लगा दिया गया था, ठीक। तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया, तो 1 जुलाई से। 5G इंटरनेट सेवा कब से शुरू हुई, तो आपके 1 अक्टूबर से। 1 जून के बारे में कुछ फैक्ट हैं क्या, अगर देखें तो 1 जून को जो है अमेरिका का जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर, ये जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। तो इससे पहले जापान का फुगाकू जो है सबसे तेज कंप्यूटर हुआ करता था, वर्तमान में फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक, सुपर कंप्यूटर। तो इसका नाम याद रखें, कंप्यूटर अवेयरनेस में यहां से सवाल आपका बन सकता है। क्लियर। तो 1 अक्टूबर, 1 जुलाई, 1 जून से संबंधित ये कुछ नए फैक्ट्स थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो आपके लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहां स्थापित किया जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, भौगोलिक घटनाओं को देखने के लिए एकांत में और ऊंचाई में एक जगह चाहिए होती है, और वो जगह ऐसा होना चाहिए जहां पे जो है पर्यावरण या से डिस्टरबेंस बहुत कम हो, आर्टिफिशियल लाइटिंग का डिस्टरबेंस कम हो, बादल वगैरह कम बनते हो, इसलिए लद्दाख को इस चीज के लिए उपयुक्त माना गया, और यहाँ पे एक डार्क स्काई रिजर्व जो है बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन सी में है, इसका आंसर तो ए हो गया। जम्मू कश्मीर के बारे में आप देखोगे फटाफट से, तो यहाँ पे इस साल क्या मनाया गया है, आपका लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। इसके अलावा दूसरा जम्मू कश्मीर में और अगर कुछ देखना है तो भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, वो जो बर्फ का बना होता है वैसा इग्लू कैफे जो है आपका जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया। और आप देखोगे यहाँ के बारे में तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है यही है, हमने इसको भी कवर किया हुआ है। पल्ली नामक एक गांव है वहां पे जम्मू कश्मीर में, वहां पे कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रानीखेत नाम का इनका एक डिस्ट्रिक्ट है, और रानीखेत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर देखो तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये भी कहाँ है, तो आपके उत्तराखंड के रानीखेत में है। तो इतने सारी चीजें हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखें कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख, और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारे में ये सारी चीजें जो देख रहे हैं ये भी करंट के ही टॉपिक है, तो यहाँ से कहीं से भी सवाल जो है बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है निम्न में से किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। तो इस साल रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता इतिहास में पहली बार कौन बनी, मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक बार इसको जीतने वाली जो टीम है वो है आपकी
मुंबई, ठीक, मुंबई ने इसे 41 बार जीता हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश ने पहली बार इसे जीता। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, ठीक। अगर आपसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया था, कोच का नाम अगर पूछता है तो चित्रकांत पाटिल और आदित्य श्रीवास्तव जो थे, आदित्य श्रीवास्तव, ये यहाँ के कप्तान थे, कैप्टन थे मध्य प्रदेश के, ठीक। तो इतनी सारी चीजों को याद रखें, मध्य प्रदेश पहली बार जीता है। केरल में देखोगे तो इससे पहले 7 साल पहले 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में ही आयोजित किया गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल जो है आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा। सिक्किम क्या है? सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, क्लियर, भारत का पहला ऑर्गेनिक मतलब कि जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट। तो इतनी सारी चीजें तो हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रणजी ट्रॉफी के बारे में अगर खेल संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल याद रखना है, पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने, और हराया किसे है? तो हराया भी मुंबई को ही है। रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे प्रतिष्ठित डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर्मेट है, और भारत के प्रथम इंटरनेशनल जो खिलाड़ी थे आपके रणजीत सिंह, उनके नाम पर इसे बनाया गया है, क्लियर। तो ये हो गया आपका रणजी ट्रॉफी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो राजपथ वो वाला क्षेत्र है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के आपके इंडिया गेट तक का क्षेत्र, इसका नाम बदल करके अभी रख दिया गया है आपका कर्तव्य पथ, क्लियर। कर्तव्य पथ समझ गए आप, इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक के एरिया को कहा जाता है। कर्तव्य पथ के आसपास और इंपॉर्टेंट क्या चीजें होती हैं? तो आप देख पाएंगे कि एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये क्या होता है? तो आपका जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन होता है, तो वो इसी सेलिब्रेशन के साथ में समाप्त होता है। तो ये कौन से डेट पे आयोजित किया जाता है पूछता है, तो ये आयोजित किया जाता है 29 जनवरी को, क्लियर, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, तो कारगिल विजय दिवस ये किया जाता है 26 जुलाई को। इसके अलावा आप देखोगे नेशनल वॉर मेमोरियल, ये भी इसी लोकेशन पे स्थित है, क्लियर। तो कर्तव्य पथ नाम रख दिए हम राजपथ से नाम बदल करके। राजपथ का सीधा मतलब होता था किंग्स वे, और इसे बनवाया था आपके अंग्रेजों ने। अब भारत का ऐसा है, बदलते भारत का ये मांग है कि पुराने जो कॉलोनियल इरा के जो भी हमारे निशान हैं उसको चेंज किया जाए, उसको बदला जाए, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? देखिए आपने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो बहुत सुना होगा, मनरेगा का नाम बहुत सुना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है। तो अब शहरी क्षेत्रों में इसे शुरू करने वाला पहला राज्य बना है आपका राजस्थान, क्लियर, राजस्थान। तो इसे याद रखें, राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना के अलावा एक चीज और है जो आपका ग्रामीण ओलंपिक। और इसी के तर्ज पे आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रही है, और इसी के तर्ज पे आप देख पा रहे हैं कि भूपेश बघेल ने अभी केंद्र सरकार से, हमारे जो सीएम उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हमारे यहाँ पे भी शहरी क्षेत्रों में आपका मनरेगा को लागू करना चाहिए। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ लागू की गई? तो वो था आपका राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन आपके पीएससी में भी पूछा था, व्यापम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में इसे लेकर के बहुत सारी समीक्षा बैठकें हुई हैं, क्लियर। तो ये जो है आपके गुजरात के लोथल में इसको स्थापित किया जा रहा है। क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, अंग्रेजी में इसे ये बोला जाता है हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। तो ये है क्या? देखिए हमारे इतिहास में हम सब जानते हैं, चोल हो, चेरे हो या पांड्य लोग हो, या फिर वहां से लेकर के आप शिवाजी तक देखेंगे तो बहुत ही समृद्ध समुद्री विरासत रही है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने उन सभी चीजों को इग्नोर कर दिया। आप इतिहास में पाएंगे कि भारत से ही बहुत बड़े गोदी हुआ करते थे यहाँ पे, जहाँ पे डॉकयार्ड में आपके बड़े शिप बनते थे, हम विदेशों को सप्लाई करते थे, लेकिन उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया गया। हम लोगों ने अपना समुद्री इतिहास पूरी तरीके से भुला दिया, तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए जो है ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, क्लियर। इसका निर्माण कार्य जो है वो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा कांडला के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि गुजरात का पहला हरित औद्योगिक प्रदेश है। और लोथल के बारे में अगर आप और जानना चाहोगे तो ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक
इंपॉर्टेंट साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट साइट है। दो और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम मैंने लिख रखे हैं कि रंगपुर और धौलावीरा, ये सभी गुजरात में है। धौलावीरा भी जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक साइट है, रंगपुर भी जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ साइट है। इन सब के अलावा सिर्फ एक साइट और बचता है, वो है आपका सुरखोतड़ा। तो ये 4 साइट हैं गुजरात में। इसे याद करने का एक ट्रिक है, DSLR करके आप याद कर लो, धौलावीरा, सुरखोतड़ा, लोथल और रंगपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये लोथल में है। कांडला जो है पहला हरित औद्योगिक शहर है। धौलावीरा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। इसके अलावा ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्लियर। और ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वर्तमान में भारत में आप देखोगे तो 40 ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है एशिया कप 2022 के विजेता कौन रहा है। ये पुरुष एशिया कप की बात कर रहा है, और इसे जीतने वाली टीम थी वो थी श्रीलंका। इसने इसे 6th टाइम जीता, 6ठी बार जीता। किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया। आयोजन कहाँ हुआ, अगर देखा जाए होस्ट सिटी आप देखोगे, होस्ट कंट्री देखोगे तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। तो इसे तो है आपके श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा करके, भारत इसमें पहले ही बाहर हो गया था। अच्छा, वुमेन्स एशिया कप अगर आप देखो जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, वुमेन्स एशिया कप 2022, तो इसका आयोजन जो है होस्ट कंट्री जो था वो आपका बांग्लादेश था, और इसे जीतने वाली आपकी जो कंट्री थी वो है आपका इंडिया। विनर जो रही वो है आपका इंडिया, और हराया किसे अगर ये देखें तो इंडिया ने जो है श्रीलंका को इसमें पराजित किया, क्लियर। तो वुमेन्स वाली की विजेता जो रही वो आपका इंडिया रही है, जबकि मेंस वाले एशिया कप में आपकी विनर जो है वो श्रीलंका रही है। तो स्पोर्ट्स को स्पेशली मेंशन किया गया है आपके एसआई के सिलेबस में, इसलिए खेल से संबंधित काफी सारे सवालों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा के राखीगढ़ी में, हरियाणा के राखीगढ़ी में इसे स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में हम सब जानते हैं बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के साइट मिले हैं, इसलिए इसे राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में एक चीज और है जो आपको मैं बताता चलूं, भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट जंगल सफारी, ठीक है, बिगेस्ट जंगल सफारी भी यहीं स्थापित किया जा रहा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपका एक सवाल बन सकता है। सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा में। और विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर और कालेसर ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इस हरियाणा में स्थित हैं। जम्मू में भी कोई सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है क्या, तो मांडा सबसे उत्तरी साइड भारत में पाया जाने वाला ये मांडा वहां है। राजस्थान में आप पाएंगे कि राखीगढ़ी है, गुजरात का मैंने ऑलरेडी बताया। तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के राखीगढ़ी में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, मतलब कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो भारत में अभी तक फॉरेस्ट कॉलेजेस थे जरूर, लेकिन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। तो भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया जा रहा है वो आपके हैदराबाद में, क्लियर, हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद को एक वर्ल्ड ग्रीन सिटी इस नाम का अवार्ड भी बिल्कुल हाल ही में दिया गया है। तो दोनों ही सवाल बन सकते हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जो है किस शहर को मिला, तो हैदराबाद को मिला। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो हैदराबाद में। ठीक, देहरादून के बारे में देखोगे तो देहरादून में आपका इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं स्थित है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, हर दूसरे साल में आप जानते हैं ISFR की रिपोर्ट आती है, तो इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आती है। और फॉरेस्ट की पढ़ाई करने वाले या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाने वाले लोगों का जो ट्रेनिंग है वो भी यही होता है। तो वानिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद, ISFR कहाँ स्थित है, तो देहरादून। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोलता है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो ट्विटर पे 50 मिलियन फॉलोअर पाने वाले पहले क्रिकेटर हैं, सबके फेवरेट मैं बता सकता हूं, ये विराट कोहली, क्लियर। दूसरे क्रिकेटर्स के नाम भी कुछ कीर्तिमान रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखोगे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा जो है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, ठीक, छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने। ठीक,
तो आपसे पूछता है कि टी20 में सर्वाधिक छक्के वाले लगाने वाले क्रिकेटर रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या के बारे में अगर आप देखोगे तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान बने हैं। विकेट लेने वाले मतलब किसी को आउट करने वाले पहले कैप्टन बने, फर्स्ट कैप्टन टू टेक विकेट इन टी20 इंटरनेशनल। जसप्रीत बुमराह के नाम भी एक रिकॉर्ड रहा कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन, एक ओवर में आपका हाईएस्ट रन, ठीक है। तो ये हार्दिक पांड्या के नाम रहा। और सर्वाधिक फॉलोवर सोशल मीडिया में बोल दो या ट्विटर में बोल दो तो वो किसके नाम है, तो विराट कोहली के नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एससीओ 2023 की बैठक कहां आयोजित की गई। हाल ही में 2022 की बैठक की आयोजित की गई है। ये पूछ रहा है कि 2023 की बैठक कहां आयोजित की जाएगी। तो 2023 की जो बैठक होगी वो भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में आप देखोगे कि 2023 में एक और बहुत बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, वो है G20, जिसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जबकि 2022 की जो एससीओ की बैठक है वो कहां आयोजित की गई, तो उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। एससीओ का हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो ये कहां है, तो बीजिंग में है। बीजिंग जो है चाइना में है, क्लियर। टोटल ये 8 सदस्यीय एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें आपका चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और 1 2 3 4 5 6 7 किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 8वां जो देश है। और नवीन 2 देश कौन से इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ईरान और आपका बेलारूस, क्लियर। और हम सब जानते हैं कि एससीओ ने अपनी पहली जो है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी हमारे देश के वाराणसी को घोषित किया है, ठीक। तो इतने सारे फैक्ट्स थे। वाराणसी एससीओ 2023 की बैठक जो है भारत में आयोजित की जाएगी। 2022 की बैठक जो है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है, तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार को डिक्लेयर किया गया है। इसका कारण क्या है कि वहां हर घर में जो है नल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया, और दूसरा जो है इसे ओडीएफ का स्टेटस भी दिया गया। इस वजह से इसे देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कहा जा रहा है। गोवा के बारे में देखोगे तो हर घर जल प्रमाणित पहला प्रदेश है। लक्षद्वीप के बारे में आप देखोगे तो टीबी मुक्त पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और 2025 तक भारत को जो है टीबी फ्री करा लेने का संकल्प हमारे गवर्नमेंट ने भी अभी लिया है, क्लियर। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हमने देखा गोवा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी निम्न में से कौन नहीं है। तो हम सबको पता है कि 3 नए ट्रस्टियों की नियुक्ति जो है पीएम केयर्स फंड के लिए की गई है। सबसे पहले तो हम इसके अध्यक्ष को देख लें। तो अध्यक्ष जो है इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। और 3 ट्रस्टी कौन कौन है अगर इसमें देखें तो रतन टाटा जी बिल्कुल ट्रस्टी हैं, टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन रहे हैं। के टी थॉमस जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये भी इसके ट्रस्टी हैं। करिया मुंडा जो है लोकसभा के एक्स डेप्यूटी स्पीकर, ठीक, एक स्पीकर होते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, तो पूर्व डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं। तो ये तीनों तो ट्रस्टी हैं बिल्कुल। जबकि सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की पूर्व चेयरपर्सन रही हैं, ये ट्रस्टी में नहीं है, इन्हें ट्रस्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें जो है आपके सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। और भी 3 लोगों को शामिल किया गया है। टोटल 3 लोगों को सलाहकार के समूह में और 3 लोगों को ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मकसद ये था कि आप जो है इन सभी के नाम को जरूर एक बार याद कर लें। तो सुधा मूर्ति को जो है सलाहकार के रूप में पीएम केयर्स फंड में शामिल किया गया है, क्लियर। इसके अलावा 2 लोग और हैं। एक तो है आपके राजीव महर्षि कौन थे, तो पूर्व सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक। और इसके अलावा एक और है पीरामल ग्रुप्स के चेयरमैन जो है वो, उन्हें भी आपके सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। तो ट्रस्टी के रूप में जो है सुधा मूर्ति जो है शामिल नहीं है, उन्हें सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। तो एक बार आप जो है जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी सलाहकार हैं, उसको रिवाइज करके जा सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है कि निम्न में से किस विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है।
ये ऐसा दिन होगा जिस दिन सिर्फ महिला विधायक जो है ये कोई बात रखेंगे अपनी, और कोई इनका जो है पूरा डिस्कशन जो है फीमेल एमएलएस के आसपास में ही घूमेगा। तो ऐसा करने वाला पहला विधानसभा जो बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बार एक चीज और देख सकते हैं कि ये पहला स्टेट बना जो पेपरलेस बजट जिसने प्रस्तुत किया। पेपरलेस बजट मतलब बजट जब प्रस्तुत किया गया तो वो कागजों में नहीं लिखा हुआ था, वो पूरा आजकल जो टैब होता है, मोबाइल होता है, उसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर महिला विधायकों से संबंधित कुछ देखोगे तो सर्वाधिक प्रतिशत वाइज सर्वाधिक महिला विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है। और टोटल कितनी महिला विधायक हैं छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 15 महिला विधायक हैं। नागालैंड विधानसभा के बारे में अगर कुछ देखा जाए तो नागालैंड विधानसभा भारत का पहला विधानसभा है जो पेपरलेस हो गया है। ठीक, तो पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो नागालैंड। बाकी एक दिन महिला विधायकों के लिए आरक्षित करने वाला विधानसभा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं चंडीगढ़, भोपाल, कलकत्ता और मुंबई। तो ऑप्शन से ही बहुत आसान है इसको जज करना कि किसका नाम रखा गया होगा। तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा पंजाब की राजधानी है, इसी का नाम परिवर्तित करके शहीद भगत सिंह रखा गया है। भोपाल हवाई अड्डे का अगर नाम आप जानना चाहोगे तो यहाँ का नाम जो है वो राजा भोज इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कलकत्ता का जानोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मुंबई हवाई अड्डे का नाम अगर आप जानना चाहो तो आपके छत्रपति शिवाजी के नाम पर है। तो ये रिसेंट है शहीद भगत सिंह जी के नाम पे, इसलिए इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? देखिए आप लोग अभी 49वें मुख्य न्यायाधीश का ही पूरा नाम याद नहीं कर पाए थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश का टेन्योर शुरू होने वाला है। क्लियर? तो 49वें नंबर के तो थे आपके उदय उमेश ललित जी 49। अब ये जो है आपके 9 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उसी दिन से आपके नए जो चीफ जस्टिस बन जाएंगे वो है आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ये जो है 50वें नंबर के आपके चीफ जस्टिस होंगे। तो सिर्फ नाम से ही आपसे सवाल पूछ सकता है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन होंगे। तो इनका नाम बिल्कुल आप याद रखें, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, और इनके पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका नाम रहा है वाई.वी. चंद्रचूड़, वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक, इनके नाम एक रिकॉर्ड था कि ये सबसे लंबे अवधि तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। सबसे लंबी अवधि जो है अभी जो वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस होंगे उन्हीं के पिताजी की रही है। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस साल के पीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे कम समय अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम है आपका कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह के.एन. सिंह के नाम से दिया हुआ था। तो सबसे कम अवधि, ठीक, सबसे कम अवधि किसकी थी? तो आपकी कमल नारायण सिंह की। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित और अगले मतलब 50वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, तो ये इतने फैक्ट्स थे, इसको याद रखेंगे आप डी.वाई. चंद्रचूड़ से संबंधित। अगला और 23वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, क्या बोलना चाह रहा है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, GNLC के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें भारत के कौन से शहर हैं जो शामिल हुए हैं? तो देखिए, एक वारंगल है, एक त्रिशूर है और एक नीलांबूर है। त्रिशूर और नीलांबूर जो है वो केरल के शहर हैं, केरल के, जबकि वारंगल जो है वो आपके तेलंगाना का एक शहर है। तो ये जो 3 शहर रहे हैं ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। भारत से इस नेटवर्क सिटी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल होने वाले ये पहले शहर हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीलांबूर जो है 1 लाख से कम आबादी होने के बाद भी, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन होने के बाद भी इसमें शामिल होने वाला विश्व का पहला शहर है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया ही कम से कम 5 लाख की आबादी की रहती है। लेकिन यहाँ यूनेस्को को कुछ यूनिक मिला और ये जो है ज्यादातर इको टूरिज्म के लिए जाना जाता है। नीलांबूर जो है इको टूरिज्म के लिए, तो इस एक डिक्लेरेशन से यहाँ पे टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, इसलिए नीलांबूर को इसमें शामिल किया गया। जबकि त्रिशूर नाम का जो शहर है वो केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल। ठीक, कहाँ की? तो केरल की त्रिशूर।
और जबकि वारंगल जो है वारंगल तेलंगाना में है और इसे भी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया। इसके अलावा यूनेस्को में तेलंगाना का और भी कुछ शामिल है कि अगर हम ये देखें तो बिल्कुल है, आपका रामप्पा मंदिर जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा आप देखोगे कि तो ऐसा ही एक सिमिलर मिलता जुलता आपको एक और नाम मिलेगा, वो है आपका यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। ठीक, क्रिएटिव सिटीज। तो क्रिएटिव सिटीज में भारत के 6 शहर शामिल हैं। ठीक, इसको मैंने कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया था। उन 6 शहरों का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। देखिए, वाराणसी जिसे संगीत के लिए, चेन्नई को भी संगीत के लिए, मुंबई को फिल्मों के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए और जयपुर और श्रीनगर को वहां के वुड और क्राफ्ट के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है। जबकि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल होने वाले ये 3 शहर पहली बार है। तो इन तीनों का नाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्या बोलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जो पुराना जो झंडा था, जो कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा था, उसको चेंज करके एक नया नाम दिया गया, उसका नया डिजाइन लाया गया, जिसका नाम क्या है? निशान। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के बारे में अगर देखोगे तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में। और वर्तमान में इसके चीफ कौन है? भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? तो आपके एडमिरल एडमिरल हरि कृष्ण जी। ठीक, इसे व्यापम में पहले भी सवाल बनाया जा चुका है। पहले के वीडियो में मैंने सभी चीफ को कराया हुआ है। भारतीय सेना के चीफ अगर देखोगे तो मनोज पांडे। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल वही कर्तव्य पथ में क्या होता है? तो भारतीय सेना का एक परेड होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव पे इस साल मतलब कि 2023 में होने वाले भारतीय सेना दिवस के परेड को जो है दक्षिणी कमांड में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब वो साउथ के किसी शहर में पहली बार इतिहास में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के बारे में हमने फैक्ट देखा। इसके जो चीफ हैं वो आपके विवेक राम चौधरी जी हैं। और ये दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस तो हमने पहले ही क्वेश्चन में कवर किया, 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो निशान जो है एक नया झंडा है भारतीय नौसेना का, इसे आप लोग याद रखें। और आज का जो हमारा अंतिम सवाल है वो है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे आपका मनाया जाता है कब? तो 22 अप्रैल को। ठीक, ये जितने भी डेट लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस अगर आप देखेंगे, विश्व जल दिवस मतलब कि वर्ल्ड वाटर डे अगर आप देखेंगे तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मई को अगर आप देखेंगे तो विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक, मतलब कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो वो 22 मई को। अब 5 जून को हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो आज हमने बहुत सारे दिवस को भी कवर किया है। और फिलहाल विश्व पृथ्वी दिवस का जो आंसर है वो आपका 22 अप्रैल हो जाएगा। ऐसे सभी फैक्ट्स को आप बिल्कुल याद रखें। तो इस तरीके से हमारे 3 जो वीडियोस थे जिसमें हमने टोटल 75 क्वेश्चन किए, ये हमारे इंडियन करंट अफेयर्स का कवर होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक आपके एसआई के एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा एक इंडियन करंट अफेयर का वीडियो और आएगा, लेकिन वो जो है 1 या 2 आपके नवंबर को आएगा, आपके एग्जाम से 3-4 दिन पहले। और हम प्रयास करेंगे कि आज से लेकर के अगले 10-12 दिन के जो और करंट अफेयर रहेंगे उससे कुछ क्वेश्चंस निकाल करके जरूर आपके लिए लेकर के आएं। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन विंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जरूर जुड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।